Okay, this video is for the test preparation of subject chemistry और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम विच वन पजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहला हमारे पास ऑप्शन ए है मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25। दूसरा ऑप्शन है बी आयरन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। फिर है कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बेसिकली हमारा मेन पर्पस क्या होता है, हमें लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आनी चाहिए। एक ट्रिक है हमारे पास जो कि तकरीबन 7 एलिमेंट्स पे अप्रोक्सीमेटली बहुत अच्छी फिट होती है। वो ट्रिक ये है कि जो हमारे एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 29 तक, बल्कि 28 तक कहना चाहिए, इसके अंदर एक्सेप्शनल 24 को भी हम काट देंगे। ये जो 21 का मतलब क्या है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ये 2 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया। तो इस रिस्पेक्ट से अगर मैं मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ लास्ट शेल की, तो वो इस तरह से लिखी जाएगी कि 4s 2 होगा और 3d 5 होगा। इसी तरीके से आयरन की अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो लिखा जाएगा 4s 2 और ये 6 का मतलब है 3d 6। ये बहुत एक शॉर्टकट ट्रिक है। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 28 तक है उसमें ये 24 वाला भी हमारा इस पे फिट नहीं होता। ठीक है, खैर। अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर का जो है 29 है, इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s 1 3d 10 होती है। अच्छा, फिलहाल तो मैंने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था विच वन पजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर हम मैग्नीज +2 देखें, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो रूल हमारा अप्लाई होता है कि इलेक्ट्रॉन जब फिल होते हैं वो s ऑर्बिटल में पहले होते हैं, लेकिन जब वो आयनाइज होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज भी जो है वो s ऑर्बिटल से ही सबसे पहले होते हैं। तो इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो यहाँ से होंगे, ये हो जाएगा 4s 0 और ये हो जाएगा 3d 5। अच्छा, ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। इसी तरीके से आयरन 3+ होने का मतलब ये है कि हमने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो s से होंगे, ये 0 हो जाएगा, ये जगह 0 हो जाएगी। और यहाँ अब ये हमारा 6 एलिमिनेट होके ये भी 5 हो जाएगा। तो इस वक्त इस 5 में भी मतलब 3d में भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, सिमिलर टू ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर मैं सी वाले ऑप्शन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता हूँ तो ज़्यादा यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगा क्योंकि +2 चार्ज है, और यहाँ 9 हो जाएंगे। तो 9 में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्योंकि डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीज और आयरन ही ऐसे एलिमेंट थे जिनके पास जब मैग्नीज के पास +2 चार्ज था और आयरन के पास +3, तो 5 अनपेड जो कि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पाए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज इन बिटवीन। वैसे ये पीरियोडिक टेबल में हम सब जानते हैं, बहुत ही सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान हमारा होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो एटॉमिक नंबर जिसका होता है 24, उस पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। उसकी उसका एक लॉजिक, उसका रीजन है। अगर हम वैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें उसी तरीके से, तो हम लिखेंगे इसको 4s 2 और फिर आएगा 3d 4। अच्छा, अब फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये। वैसे ये रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसकी वजह क्या है कि ये ग्रेटर स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इसके s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और वो d में चला जाता है। तो जो एक्चुअल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s 1 3d 5। इस तरह करने से क्या होता है कि ये दोनों जो सब शेल हैं ये हाफ फिल्ड हो जाते हैं, और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जो स्टेबिलिटी की एक एक लेवल अचीव हो जाता है। तो अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो तो भी ये एक स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन
डी करेक्ट होगा। अच्छा, ये जो आर्गन है, ये जो इससे पहले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने नहीं लिखी लेकिन यहाँ लिखी हुई है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कॉम्प्लेक्स शोज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ऑप्शन ए में देखें। ऑप्शन ए में ये जो आयरन है, ये हमारा ट्रांजिशन मेटल है। और इसके साथ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी राउंड ब्रैकेट के अंदर 5 कार्बोनाइल अटैच हैं, ये लीगेंड्स हैं। लीगेंड्स किनको कहते हैं? जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाकर ट्रांजिशन मेटल के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अच्छा, इनका जो चार्ज है वो बेसिकली वो ओवरऑल चार्ज क्रिएट करता है। फिलहाल अगर ये इंफॉर्मेशन हमें पता हो, कार्बोनाइल का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो जीरो होता है। तो जीरो होने की वजह से फिर आयरन, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो फिर अगर इसके साथ जो अटैच कार्बोनाइल्स हैं इन पे जीरो चार्ज है, तो फिर आयरन पे भी जीरो चार्ज होगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन और चेक करवाता हूँ ताकि आपको इसका क्लियर आइडिया हो। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में, जो राउंड ब्रैकेट में अगर हम ये देखें, सी एन पे बेसिकली -1 चार्ज होता है। तो यहाँ 6 CN, जिनको साइनो ग्रुप भी कहते हैं, लगे हुए, तो टोटल इस पे होगा -6 चार्ज। ठीक है। अब इस -6 चार्ज की वजह से ट्रांजिशन मेटल पे उसको बैलेंस करने के लिए कुछ और चार्ज भी होगा। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें पोटेशियम, तो पोटेशियम की वजह से इसके ऊपर ओवरऑल +2 चार्ज होगा। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर हम इसको ओवरऑल जीरो करना चाहते हैं तो यकीनन हमें आयरन के ऊपर +4 लिखना होगा। रीजन ये है कि 2+ और 4+ मिलके +6 बनेंगे, जो कि बैलेंस करेंगे -6 को। तो इस वाले बी वाले केस में हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उस पे +4 चार्ज है, जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो या जीरो चार्ज हो। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन। अच्छा, अगेन ये कुछ उसी से मिलता जुलता है कि इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ये सेम, उसका सेम आंसर है, क्योंकि इसमें कार्बोनाइल है तो इस पे जीरो चार्ज होता है, तो इसकी वजह से, क्योंकि ओवरऑल जीरो है तो इसकी वजह से इस पे भी जीरो चार्ज होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच हैज सेम चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसपे स्फीयर पे भी वही चार्ज है और सेंट्रल एटम पे भी वही चार्ज है। अच्छा, इसका रिलेशन वही प्रीवियस वाले एमसीक्यू से है, जैसे कि हमने देखा, गौर से देखें। इस क्वेश्चन में निकल पे जीरो चार्ज था और ओवरऑल स्पेयर पे भी जीरो चार्ज था। इसका रीजन क्या था? कि जो लीगेंड इसके साथ अटैच है वो लीगेंड पे ही जीरो चार्ज है। तो कोई ऐसा स्फेयर अगर ऐसा हो कि जिसके लीगेंड पे जीरो चार्ज हो, तो वो डायरेक्टली हमारा स्फेयर पे भी वही चार्ज होता है। तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस वो स्फेयर ढूंढना है जिसमें लीगेंड पे जीरो चार्ज हो। अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो इसमें जो लीगेंड है वो साइनाइड है, इसमें -1 चार्ज होता है, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें अमाइनो आ गया, अमाइनो पे जीरो होता है, लेकिन कुछ नाइट्रो लिगेंड है, इसमें -1 है, तो ये भी नहीं होगा। हमें कोई ऐसा स्फीयर चाहिए जिसमें जितने भी लिगेंड अटैच है इनपे जीरो। हाँ, अगर हम ये सी वाला देखें, सी वाले में हमारे पास 4 अमाइनो लिगेंड के तौर पे हैं और उन चारों के चारों का बल्कि चारों सेम है, तो जीरो है। तो जो चार्ज स्फीयर पे होगा वही कॉपर पे ही आएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पैरामैग्नेटिक करेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि बेसिकली जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, उन्हीं की वजह से कोई भी सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक होता है या मैग्नेट को रिस्पॉन्स देता है, जिसको आप पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और इसका जो अपोजिट होता है जिसको हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते या मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी पैरामैग्नेट के हिसाब से आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनोमिनस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो बाय द क्रोमियम एंड कॉपर अमंग 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू। अच्छा, जैसे अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में देखा
कि जो क्रोमियम था उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 के बजाय 4s1 3d5 होती है। इसी तरह से कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 के बजाय 4s1 3d10 होती है। रीजन बहुत सिंपल सा है कि एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से जम करके डी में जाता है, और ये सिर्फ वो सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है। उसका रीजन ये है कि 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी गैप बहुत कम होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांजिट कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा रीजन ये है कि वो ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इसमें अगर हम देखें क्रोमियम में कि दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होल है, ठीक है, और जबकि कॉपर वाले केस में एक ऑर्बिटल हाफ फिल हो रहा है और एक हमारा ऑर्बिटल जो है वो या सबशेल वो फुल फिल हो रहा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का मेन रीजन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4 K2MnO4 MnO2 और MnSO4 इन ऑर्डर। अच्छा, अगर हमें याद हो कि K की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, और O की ऑक्सीजन स्टेट होती है -2, और यहाँ -2 होने की 4 ऑक्सीजन होने की वजह से ओवरऑल -8 होगी। अब मुझे कुछ ऐसा नंबर लिखना है जो बेसिकली ओवरऑल चार्ज इसका 0 कर दे, तो मैं यहाँ +7 लिखूंगा। इसका मतलब यह है कि पहले वाले हमारे कंपाउंड में Mn की +7 ऑक्सीजन स्टेट है। अच्छा, ये सिमिलर है, बस इसमें फर्क ये है कि यहाँ 2 K लगे हुए, तो ये +2 हो जाएगा। एक मिनट मैं इसको यहाँ से, हाँ, ये यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा +2, ये क्या आएगा -8, तो इसको बैलेंस करने के लिए +6। तो ये वाले Mn पे +6 है, इस वाले Mn पे +7 है। अच्छा, यहाँ MnO2 है, तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस यानी कि 1 ऑक्सीजन पे -2 होती है, तो 2 ऑक्सीजन पे -4 हो जाएगी। तो इस -4 को बैलेंस करने के लिए Mn पे +4 चार्ज होगा। तो अगर हम देख लें, हमारा ऑप्शन बी ही हमें ऐसा नजर आ रहा है कि जिसमें +7 पहले है, फिर +6 है, +4 है। लास्ट वाला हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब 3 अरेंज होंगे तो लास्ट खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा, मतलब उसमें ऑर्डर में ही आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ डैश टेकिंग प्लेस इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। ऑप्शन ए में प्रोटोनेशन है, बी में डी प्रोटोनेशन है, सी में हाइब्रिडाइजेशन है, और डी में डिसोसिएशन है। जो इसका राइट आंसर है वो हाइब्रिडाइजेशन है। बेसिकली जब इसकी ज्योमेट्री स्टडी की जाती है तो सारे ऑर्बिटल्स या जो लिगेंड्स अटैच होते हैं उनका लिंक बहुत एक जैसा सिमिलर होता है, सारे ऑर्बिटल सिमिलर नजर आते हैं, तो उसका मेन रीजन ये होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होती होगी। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ डायग्राम भी आपको दिखाना चाहूंगा कि ये डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं। कि जैसे अगर हमारे पास 2 लिगेंड अटैच हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp होती है, क्योंकि 2 सिमिलर लिगेंड सिमिलर डिस्टेंस पे अटैच होते हैं, तो शेप कुछ इस तरह से होती है। इसी तरीके से हमारी sp3 sp2d, यानी कि ये डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं, लीनियर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। ये सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन की मदद से होती है। रीजन सिंपल सा ये है कि सारी शेप के ये जो ऑर्बिटल्स का डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, या शेप है, वो बहुत सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, लिगेंड हैविंग 2 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन ऑफ सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन आर नोन एज। अच्छा, अब लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड बाय डेफिनेशन उस एटम को या उस आयन को कहते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन पेयर भी हो सकता है, जो डोनेट करता है, ठीक है। फिर इसकी टाइप्स हैं। इसकी एक टाइप ये है कि जो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, बाज हैं 2 कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 6 तक डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो उनका नाम बताया जाए कि जो 2, तो उनको हम बायडेंडेंट लिगेंड्स कहते हैं। मोनोडेंडेंट कहते हैं जो सिर्फ एक करते हैं। हेक्साडेंडेंट इसको कहते हैं जो 6 करते हैं। पॉलीडेंडेंट जो मोर देन 1 या 2 करते हैं, तो उनको पॉली इन जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द शेप ऑफ CO NH3 6 कॉम्प्लेक्स इज।
अच्छा, अब हमारे पास ये कितने लिगेंड अटैच हैं, 6 हैं। तो हम अपने इसी चार्ट में देख लेते हैं कि जब हमारे पास 6 लिगेंड अटैच होंगे, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, इसका 6 लिगेंड अटैच है, तो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d2 और जो शेप होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe एंड कॉपर इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। पहला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है K4Fe, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला है K4Fe CN6, और सेकंड है हमारा कॉपर, और हमारे पास 4 अमोनिया अटैच हैं और उसके बाहर सल्फेट है। अच्छा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यह है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिनोटेड बाय जो द लीगेंड्स, तो यानी कि लीगेंड्स ने कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं। वैसे अगर हम देखें यहाँ पर पहले वाले कॉम्प्लेक्स में साइनाइड है, साइनाइड बेसिकली -1 चार्ज कैरी करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो टोटल ये 6 करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और यहाँ पर अमोनिया को अगर हम देखें तो अमोनिया बेसिकली भी इस पे होता तो ओवरऑल चार्ज 0 है, लेकिन ये एक लोन पेयर डोनेट करता है और टोटल 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, वॉयलेट कलर ऑफ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयन इज ड्यू टू। अच्छा, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस या कलर्ड कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली जब लीगेंड उनके साथ बॉन्ड बनाता है तो वो कलर्ड की फॉर्म में बनते हैं। तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल बेसिकली एक लीगेंड के तौर पे अटैच हैं, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डी डी ऑर्बिटल, मतलब डी से डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है जिसकी वजह से कलर फॉर्म होते हैं। ये इसके पीछे पूरी एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बताती है कि डी ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, एक लो एनर्जी ऑर्बिटल में और एक हाई, और उसमें डी से डी के अंदर ही लेवल्स जनरेट होते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो डी से डी ऑर्बिटल में ही जाता है, तो इस वजह से इसको डी डी ट्रांजिशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स सी ओ एन एस सी हैज द हाइब्रिडाइजेशन। इसका सिंपल सा आंसर हमारे पास ये है कि टोटल अगर जहां पर हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 6 बन रहे हो तो ये हमारा ऑप्शन होगा। तो अगर आप देखें यहाँ ऑप्शन सी में sp3d2, इसमें टोटल 6 ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक s हो गया, 3 p हो गए, ठीक है, और 2 d हो गए, तो ये 6 बनता है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, ये हमारा है जिंक, और इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहते बाय डेफिनेशन। रीजन बहुत सिंपल सा है कि इसका जो 3d ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है। तो ये अपने कंप्लीटली 3D ऑर्बिटल होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ अपने s ऑर्बिटल से ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 ऑक्सीजन स्टेट देता है, जो कि इसकी फिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलरलेस कंपाउंड। अगेन इसका आंसर भी डी है, जिंक है। रीजन वही है कि कलर कंपाउंड का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो डी ऑर्बिटल से है। अगर डी ऑर्बिटल या डी सबशेल कंप्लीटली फिल होगा या कंप्लीटली एम्प्टी होगा तो वो कंपाउंड कभी भी कलर नहीं बनाएगा या वो कलरलेस होगा। तो हमारा ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्कैंडियम हैज 3d0 कॉन्फ़िगरेशन, इट्स कलर विल बी। अब यहाँ पर देखें, जब हमारा ऑर्बिटल 3D एम्प्टी है तो इसका मतलब है इसका कोई कलरलेस यानी कि कलर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, while assigning the name of the complex compound the correct order is। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जो करेक्ट ऑर्डर हमारा सबसे पहले होता है, मैं ये लिख दूं, पहला हमारा होता है कैटाइन होता है, उसके बाद हमारे पास पहले नंबर पे कैटाइन होता है, फिर हमारे दूसरे नंबर पे लिगेंड्स होते हैं, फिर हमारा मेटल होता है थर्ड नंबर पे, और लास्ट में हमारा फोर्थ नंबर पे एनाइन होता है। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है। तो हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि पहले कैटाइन है, कैटाइन में उन्होंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पहले लिख दिया है, मतलब वो इसमें 2 और 3 दोनों में आ रहा है, फिर एनाइन आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।